हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और देखिए, इस क्वेश्चन में हम समझने वाले हैं बोर्स मॉडल को, बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर 4 के अंदर जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैप्टर का एक काफ़ी जो है वैल्यूएबल पोर्शन जो है आपका, वो बोर मॉडल को ही समझाने पर जो है डिपेंड है। तो अगर ये मॉडल आप समझ जाते हैं तो आपको जो है चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो बोर मॉडल क्या कहता है और किस बारे में है। बोर मॉडल ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किस तरह से जो है किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनकी क्या लोकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले बोर ने बताया कि द एटम कंसिस्ट अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। द एटम कंसिस्ट of small positively charged nucleus at its center। तो यहाँ सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। फिर और जो सारा मास है, ज्यादातर जो मास का हिस्सा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में बहुत कम मास होता है, तो वो मास भी कहाँ है, सेंटर पे ही है, न्यूक्लियस पे ही है। तो दूसरी बात बताई, द होल मास ऑफ एटम इज concentrated at nucleus and the volume of the nucleus is, पर वॉल्यूम क्या है, वो छोटा है। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम। अब इस बात को समझें कि जो साइज है एटम का, देखो वो तो काफी बड़ा है। तो साइज, अगर रेडियस देखो, यहां तक रेडियस आप देखें तो ज्यादा होगी। ठीक है। और ज्यादा होगी तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे स्फीयर का तो ज्यादा आएगा। बट जो पॉजिटिव चार्ज का है, जो सारा मास कहाँ है, सेंटर पे है, और इसकी रेडियस है कम। रेडियस कम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम। तो बहुत कम वॉल्यूम में जो है सारा का सारा जो है वो मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है। इसलिए जो है ये सेंटर पे क्या है, एटम डेंस होते हैं। ठीक है, सेंटर पे डेंस होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ हैं, सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे हैं, है ना। तो ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द एटम आर, ऑल द protons and neutrons are contained at yeah contained in the न्यूक्लियस। ठीक है, सबके सब न्यूक्लियस में है। अब इसके चारों ओर कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स जैसे ये KLM सेल, इन सेल में कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये भी हमें बोर मॉडल में बताया गया। ओनली ये निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ओनली certain orbits known as discrete orbits of electron are allowed। कुछ ही निश्चित ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं,
और उन्हीं में वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। अलाउड इनसाइड द एटम, तो हर एक एटम का साइज में कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है, कार्बन में 2 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो वो उन्हीं में जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। और इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? दीज ऑर्बिट्स और cells are represented by the letters, by the capital letters K, L, M, N, ठीक है, like this etc। और इन्हें हम संख्या भी दे सकते हैं, नंबर n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। तो हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इक्वल टू 1 का मतलब हो गया k सेल, यानी k ऑर्बिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से n इक्वल टू 2 का मतलब हो गया l सेल, ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो k हो गया 1, l हो गया, ठीक है, 2, और इसी तरह से m हो गया 3, n हो गया सेल नंबर 4, ठीक है। तो इनको नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि बोर्स मॉडल क्या था, बोर्स ने क्या थ्योरी दी है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस के जो है आंसर्स कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के और भी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।